हमारे पास 7 नंबर में है कि हमारे पास जो श्रेणी है समांतर श्रेणी, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, यहां से लिखते हैं। देखो समांतर श्रेणी क्या क्या दिया हुआ है। समांतर श्रेणी मेरे पास है कि 7, 13, 19 का, देखो ये गैप गैप का मतलब क्या है, ये श्रेणी आगे बढ़ रहा है और कहीं जाके इसमें क्या है, एक पद होगा 205। इसमें कह रहा है कौन सा नंबर का पद 205 है, कौन सा पद 205, यानी 205 किस नंबर पे बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 205 किस नंबर का बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सीपी ठीक। देखो लिखेंगे कैसे, आंसर बता देते, कैसे आंसर लिखेंगे दिखाते हैं। चलो, तो सबसे पहला बात, तो हम जब देखो, जब हम भी बोर्ड में जब भी आंसर लिखते हैं क्या करते हैं, जब भी हम बोर्ड में आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, उत्तर। उत्तर और नंबरिंग देना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, नंबरिंग, क्योंकि नंबरिंग नहीं देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। हमको तो लगेगा कि बल्ले बल्ले हम सब क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। और जो लेकिन कॉपी चेक करने वाला है उसको नंबर नहीं मिलेगा तो चेक कैसे करेगा, चेक कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे नंबर, तो उत्तर नंबर 7 दे दिए। अब लिखेंगे कि कैसे क्वेश्चन लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया श्रेणी क्या है, क्या क्या, देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया होता है, क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना होता है, तब सूत्र निकालते हैं, तब आंसर निकालते हैं। तो क्या है, दिया गया श्रेणी कैसे लिखते हैं, दिया गया श्रेणी क्रम, ऐसे लिखेंगे। दिया गया श्रेणी क्रम हमारे पास क्या है, तो दिया गया श्रेणी क्रम हमारे पास क्या है उसके बारे में लिख दिए एक लाइन। तो देखो यहाँ नीचे में क्या क्या श्रेणी क्रम दिया गया है, डैश देखिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे 7, 13, 19, ऐसे करके, ठीक है। ये दिया गया है। और इसमें फिर इसमें सब अलग अलग से ए का मान तुमको पता है, ए का मान कितना है, नीचे में ए का मान 7, डी का मान कितना, 13 में से 19 में से 13 घटाएंगे, ऐसे कर किसी एक में से घटा लेंगे, कितना हुआ 6, डी हो गया। तो हमको निकालना क्या है यहाँ पे कि टीएन का मान तुमको दिया हुआ, ये टीएन बराबर 205 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि एन का मान कितना है, यानी सीधा सा बात है कि टीएन जो है, ये जो 205 नंबर है जो बैठा हुआ है, कितना नंबर पे बैठा हुआ है, कितना नंबर पे बैठा हुआ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। देखो इसमें श्रेणी क्रम में ये गिनते हैं हम लोग, जैसे 1 नंबर पर 7 है, 2 नंबर पे कितना है 13, 3 नंबर पे कितना 19, ऐसे करके जो नंबरिंग जो काउंट करेंगे, एक प्रॉपर जो अंतर बनाएगा, तो कितना नंबर पे जाके 105 बैठेगा, सर 205 बैठेगा, समझ आया श्रेणी का मतलब। कथी कहला है तो देखो हल्ला क्या कर रहे हैं, तो टीएन, तो सबसे पहला बात ये निकाल लेंगे। अब देखो यहां से हमको लिखना पड़ेगा, एक टीएन का सूत्र है, हमको क्या पता होना चाहिए, ठीक है, सूत्र या ये इसके, देखो तुम लोग इसके नीचे लिखोगे, क्या लिखोगे, नीचे यहाँ जगह नहीं, ऐसे सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने, सूत्र लगा दिया। अब सबका मान बैठा देंगे जहां जहां जिसको बैठा। हल्ला नहीं कर, कदी बोले कदी हो गए हैं, अरे बा हाँ हल्ला नहीं कर, चलो चलो बैठो। देखो तो टीएन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। चलो तो टीएन बराबर, टीएन के जगह कितना बैठाएंगे 205, ए की जगह क्या बैठाएंगे, ए का वैल्यू कितना है 7, और एन का वैल्यू कितना है नहीं पता है, और -1, डी का मान पता है हमको 6, बैठा देंगे। यहां से जो हमको एन का वैल्यू आएगा वही इसमें पूछ रहा है, एन कितना आया 34,
इसको काट कूट के 7 को इधर ले आएंगे, ठीक है, और इसको बट्टा फिर 6 करेंगे, ठीक है, और यहाँ से n को मान निकल जाएगा। ये कितना आएगा, n का मान, n बराबर 6 है, नहीं 6 नहीं होगा, 34, n आ गया 34, हो गया, ये इसका वैल्यू है। आया समझ में? चलिए चलो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है, देखो सेम क्वेश्चन एक योगफल का है। देखो तुम लोग इतना आसान क्वेश्चन आता है, सेम है 7 5 9 13 17, 5 9 13 17 और 81 का योगफल निकालें। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, देखो 9th क्वेश्चन, हला नहीं करो ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें क्या है, 5 + 9 + 13 + 17 और यहाँ पे अंतिम में क्या है, 1, ठीक है। इसका क्या निकालना है तुमको, SN निकालना है। क्या निकालना है, SN 81 SN निकालना है। कैसे निकालेंगे SN? तो सबसे पहले हमारे पास श्रेणी दिया गया, श्रेणी दिया गया, श्रेणी ये यानी 5 + 9 + 13 सॉरी +9 + 13 = 7 प्लस सो ऑन का 81, ठीक हो गया। तो हमको SN निकालने के लिए, SN का सूत्र क्या होता है, माने इसका योग, कर है योग, योग का क्या सूत्र होता है, SN = SN = योग कैसे लिख सकते हैं, SN = n/2 गुने 2a + n-1 गुने d। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, SN निकालने के लिए हमको जो चाहिए n नहीं पता, बिना n का SN नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा, SN निकालने के लिए हमको ये कहा रहता है कि इसमें इतना टर्म है, 10 गो 20 गो 30 गो 50 गो का हमको सम निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे इसमें कितना संख्या है, अरे हम कैसे समझेंगे इसमें क्या गो टर्म है, हाँ n निकालना पड़ेगा हमको, यानी इसमें सबसे पहले हम n कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे अंतिम टर्म इसमें कितना है, n, n हमको यानी कि n नहीं पता है, n निकलेगा तब जाके हमको SN निकलेगा, SN भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब चलो फिर हम आते हैं सॉल्यूशन पे कि a का मान कितना 5, d का मान कितना 9, सॉरी d का मान, सॉरी 9 में से 5 ऐसे घटा है, 9 में से 5 गया 4, d का मान आ गया। अब क्या लिखाएंगे, TN लगाएंगे, TN = a + n-1 गुने d से निकालेंगे क्या, n निकलेगा इससे। क्यों, क्योंकि हमको नहीं पता है n, क्योंकि इसमें ये नहीं पता है क्या वो टर्म है, इसलिए n निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, 81 लास्ट में, सब अंतिम टर्म क्या पे है, 81 को यहाँ बैठाएंगे, 81 बराबर a का मान कितना है 5, n का मान कितना है नहीं पता है 1, d का मान कितना है 4, तो 4 से गुना कर दो, इसका n का मान निकालो कितना आएगा, 81 में से 5 घटाएंगे कितना मिले, 81 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 81 में से 5 घटा दो, 81 चले, हाँ 81 में से 5 तो सर एल का आंसर 6 नहीं 76 और बटा 4। देखो ये एक समीकरण है, सुनो इसको समीकरण नहीं बनाना आता है, ध्यान से देखो, सुनो मैथ बहुत लगा कमजोर होता है। देखो ये 81 = क्या है 5 + n-1 गुने 4, ये एक तरह का क्या है समीकरण है जिसमें x y, अंतर क्या है, यहाँ पे x के बदले n होता है, अंतर इतना ही है, यहाँ पे x के बदले क्या होता है n होता है समीकरण, समझ में आया बात, इसमें बस इतना ही अंतर है कि x के बदले n होता है, ये समीकरण है। तो इस 5 को इस साइड ले जाएंगे, नहीं करते हम लोग, यहाँ पे जोड़ में है इस साइड जाके घटा देंगे, तो 81
में से 5 घटाएंगे बराबर क्या लिखेंगे, n माइनस 1 गुने 4। ठीक, चलो अब यहाँ देखो, क्योंकि इसको या करके लिखते हैं, या 81 में से 5 गया कितना हुआ, 76। 76 बराबर n माइनस 1 गुने 4। ये 4 को इस साइड ले आएंगे, क्यों, क्योंकि ये गुना में है। तो फिर या ऐसे तीर नहीं लगाएंगे, एग्जाम में हम समझाने के लिए दे रहे हैं बस। या इक्वल टू 76/4 इक्वल टू n माइनस 1 गुण n माइनस 1 हो गया। चलो ठीक है, देखो ये 76 काट देंगे, कितना, 4 का 4, और यहाँ पे कितना हुआ 3, 9 चौक 36, 19 चौक 76 ही है ना, कितना हो रहा है 19 चौक 76। ठीक, तो यानी कितना आ गया 19 कितना आ गया 19 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक, ये हो गया। यानी या तुम तो क्या देखोगे, या n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 19 को इससे लाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20। यानी n का मान कितना आ गया 20। अब n आ गया तो Sn लगा दो, Sn बराबर देखो Sn का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या आता है, n/2। अच्छा एक चीज और देखो, अगर हमको Sn का एक फॉर्मूला और बताए थे, जिसमें पहला और अंतिम टर्म हमको पता रहता है, क्या पता रहता है, उसका क्या होता है सम का सूत्र बताओ, Sn बराबर अरे जिसमें पहला और अंतिम टर्म पता होता है, Sn/2 इज इक्वल टू a प्लस एल, एक लाइन के बने a प्लस एल, एल माने पहले अंतिम टर्म, a माने पहला टर्म होता है, हो गया, एक लाइन में बन जाएगा। पहला टर्म कितना है, n का मान आ गया 20/2, Sn बराबर a प्लस एल, ये मतलब पहला टर्म और सीधा लास्ट टर्म लिख देंगे, दोनों का जोड़ और n/2 कर देंगे। a का मान कितना है 5 और l का मान कितना है 81, हो गया, आंसर हो जाएगा। इसको काट दिए, कितना हुआ 10, यानी कितना हुआ 10 गुने, और यहाँ पे कितना हुआ 8 8 5 86, 86, ये कितना हो गया 860, आ गया आंसर, हो गया। थोड़ा बड़ा है लेकिन आंसर उतारो जल्दी जल्दी, इसको समझ में नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है मेरे पास, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, के का मान ज्ञात करिए अगर 2x² प्लस kx प्लस 3 का मूल्य वास्तविक और समान हो। देखो अगर ये समीकरण ऐसा दिया हो, क्वेश्चन नंबर कितना है 8, कर एक समीकरण है हमारे पास द्विघात समीकरण। देखो तुम लोग कम से कम ये जानो, ये द्विघात समीकरण 2x प्लस kx प्लस कितना है प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मान लिया एक समीकरण है, ठीक है, और तुमको कुछ नहीं कह रहा है, तुमको यह कह रहा है कि इसका जो आंसर आएगा मूल समान और वास्तविक आएगा, समान और वास्तविक आएगा तो के का मान क्या होगा। देखो सुनो, तुम लोग का ट्रिक समझाते हैं, जब भी क्वेश्चन के से संबंधित है या मूल से संबंधित है तो द्विघात समीकरण में और कोई सूत्र नहीं है, हमारे पास बस एक ही सूत्र है। जब हमको शून्यकों का योग रहे, गुणनफल रहे, तब अल्फा बीटा लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा। लेकिन जब हमको कहा जाए कि रूट के बारे में, हमारे बारे हमको क्या कहा जाए मूल के बारे में, कि मूल समान है या वास्तविक है या 0 होगा, तो वहां पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, डी का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी का मान निकालते हैं, जिसको विविधकर या विवेचक बोलते हैं। डी स्क्वायर का सूत्र बताओ तुम, बी स्क्वायर 4ac हो गया, वेरी गुड। तो याद लिखा डी स्क्वायर बराबर 4ac। ये तो हमको पता है, लेकिन अब लिखेंगे कैसे, तो हमको लिखेंगे ऐसे, देखो देखो दिया गया, अतः यहाँ पे दिया गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण लिख दिए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक कंडीशन और है, यहाँ पे इसका मूल
इसका मूल कैसा है, कैसा ऐसा उसका मूल कैसा है, नहीं मूल बराबर है, बराबर बराबर और ये सब दिया गया है, वास्तविक बराबर और वास्तविक है, बराबर और वास्तविक है, तब लिखो। अब लिखेंगे कि अगर मूल बराबर है तो यहाँ पे अगर मूल बराबर हो, नीचे से लिखेंगे, बराबर हो और वास्तविक हो, कैसा हो, वास्तविक हो तो d इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू 0 सीधा, या विविधकर का मान 0 होगा, d इज इक्वल टू 0। अब हाँ आंसर लिखना है, तो d इज इक्वल टू d बराबर क्या होगा, d स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हो गया। डी स्क्वायर में d का मान बैठाएंगे तो d का मान कितना है, यहाँ पे d की जगह क्या है, देखो ये b, ये k होता है यहाँ पे, तो कितना है k, और यहाँ पे कितना है, और 4 गुने a का मान कितना 2, c का मान कितना 3, सॉरी 3 मतलब गुना में है, गुने 3 बराबर 0। हो गया, हो गया। अब k का मान निकाल देंगे, k का मान कैसे होते था, ऐसा बताओ k का मान केना होते, गुना कर देवे रूट लो लेवे, कितने भेले आंसर, अरे 3 दूना 6 चौक 24, 24 का रूट, तो देखो इधर ले जाएंगे, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू रूट अंडर, हो गया। लिखो, समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी लिखो। बॉजी क्या चाह रहे हो, हल्ला नहीं करो। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि चलो इन तुलना करके ज्ञात कर निम्नलिखित योग असंगत है, कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंट। हाँ चलो देखियो, अगर ये समीकरण दिया हुआ है, देखो 10 नंबर, ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन होता है ना, जैसे मेरे पास एक समीकरण दिया हुआ है कि 3x प्लस 12y है ना, 12y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 12y इज इक्वल टू 12, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 7। ये दो समीकरण है, कैसा समीकरण, द्विघात कि 3 घात, रैखिक समीकरण, क्योंकि x का पावर कितना है यहाँ पे, एक ही है, तो ये रैखिक समीकरण है। इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें 2 मान आता है x का, इसलिए क्या कहते हैं इसको, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। चलो ठीक, अब ये तुमको अगर पता हो, इससे हम लोग ग्राफ खींचते हैं, क्या खींचते हैं, ग्राफ, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ अगर कट जाता है कहीं पे, उसका हल आता है, नहीं आता तो सुनो ध्यान से, इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, सिखा देंगे बाद में, और इसमें हल आता है, हल आके इसमें लिखा रहता है कि किस तरीके कंडीशन आ रहा है। ठीक है,
उसके आधार पर इसको इसमें क्वेश्चन में पहले से दिया गया है कि आप तुलना कीजिए, किसको लेके तुलना के A1 बाय A2 तो तुलना करके B1 बाय B2 और कॉमा C1 बाय C2 को तुलना करके आप इसको बताइए कि समीकरण क्या है। समीकरण सुनो गमन, संगत होगा या असंगत होगा। अगर तुम लोग ये नहीं पढ़े हो तो ध्यान से सुनो, संगत होगा एकदम आसान से, यहाँ से बस ध्यान से सुनो, सुनो ना, हाँ पढ़ा दे वहां शुरू में आ लेते। संगत होगा या असंगत होगा। अभी जो तुम लोग जो पढ़ रहे थे, सुनो तो तुम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा इसमें अंतर है। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कोई रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब कोई रेखा ऐसे कटेगा। हम इसमें 3 कंडीशन तुम लोग को बताए थे। देखो प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ पे कटेगा तो एक उत्तर आएगा। दूसरा समांतर रेखा जो कहीं नहीं कटेगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरा क्या बताए थे, समपाती माने एक ही लाइन पर दुगो रेखा। 3 कंडीशन बताए थे ना, उसमें ध्यान सुनो। इसमें संगत का मतलब होता है, ध्यान सुनो, संगत का मतलब क्या हुआ, जिसका हल होगा। किसका होगा, हल होगा। इसमें किस किस का हल हो रहा है ये बताओ। इसमें हल मतलब आंसर किस किस का आता है ये बताओ। संपाती का आंसर आता है, इसका आंसर आता है। अभी से तब ना होता कटल छे एक लाइन पर पक लेली। प्रतिच्छेदी रेखा ने एक जगह कटे छे तो ये एकर हल है छे। और ए में कथी है छे, एके पर छे तक मान कथी अनंत हल, तो वो भी हल हुआ। और असंगत मतलब होता है हल नहीं होगा। क्या होगा, हल नहीं होगा, मतलब वो कहीं नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, एक अपने करो, नहीं कटेगा या नहीं वो एक दूसरे के ऊपर लाइन आएगा। तो सुनो ये टर्म तुम लोग पहली बार सुने से। अगर कहा जाए कि लाइन संगत हो, संगत का मतलब होगा इसका हल होगा। तो हल होगा तो उसके लिए 2 कंडीशन, चाहे वो कटेगा या एक दूसरे के संपाती, नहीं संपाती होगा मतलब उसी पे होगा। और रेखा जब समानांतर होगा तो इसका हल नहीं होता है। कुछ आया समझ में हम क्या कर रहे हैं। किसी मिले मैच लगेगा अथी बदमाशी के लिए था। देखो इसमें क्या करेंगे, देखो हम ये कह रहे थे, देखो अभी हम 3 गो कंडीशन पढ़े थे। कट गया तो एक हल, ये संपाती रेखा है तो अनंत हल, इसको अनंत हल बोलते हैं। और ये पैरेलल है तो कहीं नहीं कटेगा क्योंकि नहीं मिल रहा है। तो ये जो 2 कंडीशन है उसको हम लोग संगत बोलते हैं। संगत मतलब उसका हल आता है, भले एगो आए या अनंत है। असंगत माने इसका कोई हल नहीं आता है। तो हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है इस समीकरण को A1 बाय A2 के मदद से ये बताइए कि ये संगत है या असंगत है। ये असंगत है, उसमें पहले ही दे दिया है, उसमें पहले ही लिखा हुआ है कि ये असंगत है। लेकिन तुमको प्रूफ करना है, क्या लिखना है, प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या होगा, इसका हल नहीं आएगा। इसका मतलब हमको क्या निकालना है, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय A2। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू C1। तो हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो हमको दिया गया समीकरण ये है, दिया गया दिया गया हल्ला नहीं करो कही ना, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण ये है। ठीक है, अब हम देखो सबसे, अब तुम लोग ध्यान दो, एक समीकरण मेरे पास ये है, एक समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। इसका जो ये टर्म है उसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको B1 बोलते हैं, इसको B2 बोलते हैं, इसको C1, इसको C2। सुनो यहाँ पे एक चीज और है, एक चीज और है यहाँ पे सुनो। हम जब भी A1 A2 लिखना सिखाए थे तो हम तुमको लोगों को बोल रहे थे इस 5 को इस साइड रखना, यहाँ बराबर 0 करके लिखना। क्या करके लिखना, बराबर 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो तुमको पता नहीं है, यहाँ पे तो ठीक है चलो एक जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब समीकरण में पता है, जब समीकरण में एगो को यहाँ दे देगा, एगो को यहाँ दे देगा तो गलती हो जाएगा। देखो एक समीकरण में यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको एक जैसा करना पड़ेगा, यानी समीकरण को हमको फिर से लिखना पड़ेगा। तो हमको क्या लिखेंगे, समीकरण को सही से लिखने पर, रुक जाओ आप देखो हम कैसे लिखेंगे, ये सब तो थ्योरी था। अब देखो सुनो, रुक जाओ, आप कैसे लिखेंगे, समीकरण को सही से लिखने पर कैसे लिखेंगे, समीकरण को सही से
लिखने पर हमको कैसा मिलेगा समीकरण? देखो ऐसे मिलेगा, 3x प्लस 12y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक समीकरण ये आएगा। दूसरा समीकरण ऐसे आएगा, 2x प्लस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण आया। अब यहाँ पे सबका a1 a2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू 12, c1 इज इक्वल टू -5, क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे। अब a2 इज इक्वल टू कितना है? 2, b2 इज इक्वल टू 8, c2 इज इक्वल टू -7। लिख दिए? चलो अब लिखेंगे कि किसी भी रेखा को या दो रेखाओं को असंगत होने के लिए कंडीशन। क्या लिखेंगे? असंगत होने के लिए कंडीशन। वो लिखना पड़ेगा हमको। क्या होना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, इतना तो उतारो, जल्दी उतारो, जब हम मिटा रहे हैं। हम क्या लिखेंगे? असंगत होने का कंडीशन क्या है हमारे पास, उस कंडीशन को हम लोग लिख लेंगे। क्या करेंगे? उस कंडीशन को हम लोग लिख लेंगे। चलो, तो असंगत होने का कंडीशन देखो, असंगत होने के स्थिति में समीकरण क्या होता है? हमको चेक करना पड़ेगा। a1 बाय a2, ठीक है, बराबर b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये समीकरण है मेरे पास, इसको ऐसे घेर देंगे। हो गया, सिंपल सा। अब आंसर निकाल लेंगे। ठीक, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे लिखोगे बोर्ड में, एको नंबर नहीं कटेगा। a1 का मान कितना है? 3 है, बैठा दो। a2 का मान कितना है? 2। b1 का मान कितना है? 12। और इसका मान कितना है? तो कितना करेंगे? 4 तिया 12 और 4 दूना 8। तो a1 बाई a2 आ गया। और c1 का मान लिख लो। देखो -5 और -7, माइनस माइनस कट गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तुम गौर से देखो, ये क्या है? ऐसे करके नहीं है, ऊपर के जैसा। यानी तुम्हारा क्या आ गया? हम ऊपर से यहाँ पे देखो, 3/2 इज इक्वल टू 3/2 इज नॉट इक्वल टू 5/7। यहाँ से हम लिख दिए। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ ऊपर के समीकरण से हम देख सकते हैं कि ये कंडीशन आ गया, इसीलिए ये असंगत है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है। इसीलिए यहाँ पे, इसलिए ये दो रेखाएं असंगत है। ये पूरा ऐसे लिखने का तरीका, एको नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये समीकरण लिख दिए, उसको दोबारा सही से लिख दिए, a1 a2 का मान निकालिए, कंडीशन लिख दिए, बैठा दिए और लिख दिए। यहाँ पे ये दोनों असंगत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन लिख दिए, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 लगा दिए। हो गया, सिंपल सा। चलो जल्दी छापो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। जाते कौन सा समीकरण को सही से लिखिए। a2 a1 a2, यहाँ b1 b2 c1 c2। हाँ, हो गया। उस साइड हम मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तब तक, जब तक हम मिटा रहे तब तक तुम लोग लिख लेना। फिर दूसरा क्वेश्चन लिख देंगे, तब तक बाकी लोग दिमाग लगाएगा। इसका हो गया, दिमाग लगाओ। दूसरा है द्विघात समीकरण से। देखो, जब भी हम द्विघात समीकरण का कोई क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो बाकी चीज तुम भूल जाओ और तुम्हारे दिमाग में द्विघात समीकरण का जो सूत्र है वो सब आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा होगा द्विघात समीकरण। देखो, हम आंसर को कैसे लिखते हैं ना, उसका तुमको हम एकदम ट्रिक समझा देते। अभी नहीं भी पढ़े हो ज्यादा, हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक समीकरण है, जल्दी लिखो, तब तक हम क्वेश्चन उतारते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा? यहाँ पे सुनो, देखो
हम ये यहाँ पे माइनस माइनस लिखा हुआ था ना, काट दिए ऊपर नीचे, ये माइनस माइनस को काट दिए, प्लस नहीं था, इसको माइनस माइनस को हम लोग काट दिए, ये किया। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा 11 नंबर। ये तो देखो, ये 11 नंबर, 11 नंबर में मेरे पास एक द्विघात समीकरण ये है, देखो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, देखो 4t² क्या है, 4t² माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण है, इसमें इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक, शून्यक, शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध निकालना है। क्या निकालना है? बीच संबंध। क्या निकालना है? शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध। ठीक, शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध निकालना है। चलो एक क्वेश्चन बस हो गया, लास्ट एक क्वेश्चन है। हाँ नहीं, क्वेश्चन उतारो ना, आके समझ में नहीं आ। अभी यहाँ से क्वेश्चन अभी है, देखो ना, अभी हंसवा दीजिए, अभी रुको ना, हंस अभी आप ब्रीथ, अभी ब्रीथ का क्वेश्चन दीजिए, रुको ना, अभी ये चुप। हाँ हो गया, शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध निकाले। तो सबसे पहला बात, चलो इसका हल निकालो सब लोग, क्योंकि ये द्विघात से इसका हल निकालो ना, ये बताए थे ना, बीच वाले टर्म जोड़ तोड़ के निकालो इसका हल सब लोग। ये बीच वाले टर्म कैसे नहीं होगा, ये बताए थे ना, ऐसा वाला सवाल 4x² प्लस माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ऐसा क्वेश्चन बताए थे ना। बस यहाँ पे x के बदले t है, x के बदले कथी है? t छे। गप क्या करी छे सर हमरा काली उ पूछला के सर अब आ का जाओ। लिखने छी। अब वहां पर हम का सर चल बना सवाल, इस सवाल बताओ ना, लो बताओ। 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 4x² हाँ, संयोगों का गुणकों के बीच संबंध। सबसे पहला बात देखो, चूंकि ये द्विघात समीकरण है, अगर एग्जाम में कितना कंफ्यूज कर रहा है, सिंपली ये जो है ना, यहाँ पे x के जगह ये क्या किया, t को डाला है। अंतर कितना है? सिर्फ और सिर्फ x के जगह यहाँ पे t डाला गया, बाकी ये सिंपल द्विघात समीकरण है। जैसे हम जिसको सॉल्व करते थे, पहले इसको गुना करते थे, फिर इसको तोड़ते थे। ऐसे सॉल्व करो जल्दी, अभी कॉपी चेक करेंगे सबको, जल्दी 2 मिनट लग देंगे, 2 मिनट से आने देंगे, 2 मिनट। जिसको आ गया वो 1 मिनट में सॉल्व कर लेगा, ये सॉल्व कर लेगा तो गुणकों के बीच संबंध निकाल लेगा, शून्यक तथा गुणकों के बीच संबंध। सबसे पहले इसको इसको गुना करना था, इसको तोड़ना था। कैसे तोड़ेंगे? तो इतना आसान छे, आ तोड़ियो ना, दो के दो दूना करियो ना, कथी करबे? इतना आसान सवाल नहीं बनेगा। पहले हाँ शून्य निकालियो ना।
देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देखो भारी है, एकदम आसान है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो देखो कैसे, कितना आसान सा। सबसे पहला बात, ये द्विघात समीकरण है। किसका किसका आंसर आया, हाथ उठाओ, सबका बताने चाहिए। कितने आंसर लियो, हंसा दीजिए, रुको। क्या आंसर है, हैं कितने आंसर, ये आंसर कितने लेकर, कितने आंसर का आंसर 4t 3t 10 को तो जोड़ घटा अभी तक निकाल है, जोड़ घटा देखो यार कहते यार, देखो नहीं यार, देखो सुनो क्या करें, देखो ये क्या लिखा हुआ है 4t स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 4t प्लस 1 बराबर 0 है ना। तो सब पहला नियम, इसको गुना करेंगे। पहला स्टेप क्या बताए थे, 4t स्क्वायर को जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4t स्क्वायर गुने 1, ठीक है। तो यानी हमको किसका गुणनखंड करना है, 4 का गुणनखंड कर लो यहाँ पे नीचे में। तो सेकंड स्टेप में क्या किए हम, 4 का जब गुणनखंड किए तो मेरे पास कितना आया 2 गुना 2, इसका मतलब 2 और 2, तो स्वाभाविक बात है 2 और 2 को गुना करेंगे कितना 4, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना 4। लेकिन यहाँ पे माइनस में है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, तुम गौर से देखो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, हमको 2 माइनस वाला लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, यानी -2 का जब हम लेंगे ना तो आ जाएगा हमारे पास। तुम गौर से देखो, अगर हम -2 लेंगे तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कैसे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो 4t स्क्वायर, ठीक है, -2t प्लस 1 इजिकल टू 0 हो गया, आ गया मेरे पास, नहीं आ गया। देखो दोनों को गुना किए तो 4t स्क्वायर हो गया। क्या कंडीशन है, दोनों को गुना करके ये लास्ट वाला आना चाहिए, प्लस दोनों को जोड़ घटाव करके बीच वाला आ गया, नहीं आया। देखो 2 को तो माइनस प्लस 4t स्क्वायर हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो 4t आ गया, और कॉमन ले लो, हो गया सिंपल। कॉमन लेंगे कैसे लेंगे, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 छुपा है, तो 2t कॉमन लेंगे, 2t कॉमन लेंगे तो यहाँ कैसे कितना बचेगा 2t, और यहाँ पे कितना -1, यहाँ पे कितना 1, अगर तुम कॉमन ले लो, सुनो देखो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तब यहाँ माइनस प्लस 1 होगा, यहाँ पे कितना माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना 2t, यहाँ पे -1 इजिकल टू 0, ये दोनों एक जैसा आना चाहिए। यहाँ पे तुमको समझ आ रहा है कि हम माइनस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस निकालेंगे तब यहाँ पे माइनस आएगा, और माइनस आएगा तब सेम होगा, तब फिर कॉमन आएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लेते हैं। क्योंकि इसको जो गुना करेंगे, दूसरे तरीके से हम ये कर सकते हैं, इसको जो गुना करेंगे तो ये होना चाहिए, कब होगा जब देखो प्लस माइनस -2t माइनस प्लस 1, ऐसे करके समझना होता है। चलो इसको कॉमन ले लो, तो 2t - 1 को अगर हम कॉमन ले लिए, सॉरी इसको ऐसे लिख लो, देखो 2t - 1 ले लिए, इधर कितना ले लिए 2t - 1, दोनों एक ही है। देखो यानी हमारे पास मूल क्या आ गया, इसको 2t - 1 बराबर 0 करेंगे, इजिकल टू कितना 1/2, यानी मूल का आंसर कितना आ गया 1/2। ये नीचे वाला मत लिख लेना इसके साथ, ये नीचे वाला। अब चलिए लोग इसको उतारो जल्दी 2 मिनट में, फिर हम बताते हैं। इसके अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, रुको रुको, चलो इतना लिखो फिर बताते हैं। एक स्टेप और लिखना पड़ेगा तुमको इसमें, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, तब जाकर बनेगा ये सवाल। एक स्टेप और इसमें लिखोगे तब बनेगा। चलो 1-2 सवाल और है, फिर हो गया कला खत्म। अभी इसमें पूरा नहीं आया है, हिम्मत खुशी से बस हो गया, समझ जाना। अभी ये पूरा नहीं आया है, समझे, अभी एक स्टेप और है इसमें। ये तो सिर्फ क्या आया है, शून्य का आया है, इसका 2 शून्य क्या क्या है, इसका शून्य क्या हो गया, अरे इसका हल को शून्य को बोलते हैं जो पगला। देखो इसका जो शून्यक हो गया, क्या हो गया शून्यक बराबर 1/2, और ये भी 1/2 है,
यानी दोनों 1/2 है। शून्य के बराबर है 1/2 1/2 है। अरे 1/2 दोनों सेम छे यो, दोनों कथी छे सेम है। सुनो ना नहीं करूँ सुन। और देखो और गुणक क्या होता है? गुणक अभी हम बताए थे ना, यहाँ पे इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, इसी को गुणक का संबंध बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a होना चाहिए। कितना होना चाहिए? -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 1/2 प्लस 1/2 इजिकल टू कितना? -b/a होना चाहिए। तो ये देखो 1/2 1/2 कितना हो गया? 1। और b का मान कितना है इसमें? इसको b बोलते हैं उस समीकरण में कि कितना था b? इसमें -4 था। यहाँ पे 4t² -4t +1, तो यहाँ पे कितना था? कितना देंगे? -4 अब बट्टा इसमें कितना मान है? एक अधिक का 4। अच्छा सुन एक चीज और, इसमें जो b का मान है ना वो -4 है। देखो गौर से, देखो कहाँ गलती होता है, वहां b का मान कितना है? -4, और उसके सूत्र में पहले से -4 होता है, यानी यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा पीछे से। ठीक है, तो 4 ये माइनस 4 4 1, तो 1 बराबर 1 हो गया, तो आ गया संबंध, यानी आ गया, इसी को बोलते हैं गुणकों के बीच संबंध। माने अल्फा प्लस बीटा -b/a अगर आ गया, हाँ नंबर हो गई तो b/a। चलो आप एक लाइन और है, अल्फा बीटा निकालेंगे, इसको शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा, अल्फा का मान कितना? 1/2 और बीटा का मान कितना है? 1/2, जो किसके बराबर? c/a के बराबर होता है। 1/2 1/2 को 1/4, और c का मान कितना है? 1, और a का मान कितना है? 4, तो हो गया 1/4, यानी आ गया हल, तो स्थापित हो गया, सत्यापित हो गया, बात खत्म, संबंध आ गया गुणकों के बीच। चलो अब तुम्हारा आयतन से क्वेश्चन आता है, वो देखो। चलो 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 लिखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन गलती नहीं करना चला। लिखो क्वेश्चन, लिखो। यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद, एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेमी है, बस क्वेश्चन सही से लिखना नहीं तो गलती हो जाएगा। कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेमी है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद, चांद का परिमाप 36 करो, परिमाप 36 सेमी है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेमी हो तो इसका व्यास ज्ञात करें। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक तुम लोग बनाओ, तब तक हम इसको मिटाते हैं। जिसको सुनाई दे दिया क्वेश्चन लिखो, तब तक हम इसको मिटा के फिर क्वेश्चन लिख देते हैं। यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेमी है, उसका व्यास निकालना है। व्यास था ना, लिखो, क्वेश्चन आसान है। देखो परिमाप के सूत्र से आर निकालेंगे, आर निकल जाएगा तो व्यास निकल जाएगा। देखो आर निकलेगा तो क्या आ जाएगा? तो जितना देखो स्टेप बाय स्टेप पहले काम किया, फोटो बनाओ, और फोटो बना के तब आंसर निकालते हैं। पहले क्या करते हैं? फोटो बनाते हैं, फिर जाके आंसर निकालते हैं। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखो एक अर्धवृत्ताकार चांद, एक अर्धवृत्ताकार चांद
चांद का परिमाप 36 सेमी है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, चांद कैसा होता है याद करो। हाँ, चांद कितना आधा सर्किल के तरह होता है, उसमें लिख दिया हुआ अर्धवृत्ताकार, तो ऐसा चांद है। चांद सा चेहरा मुखरा तेरा, कैसा है चांद सा मुखरा चेहरा, ठीक है। अर्धवृत्ताकार चांद है, इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का माप दिया हुआ है 36 सेमी सीएम, 36 सेमी दिया हुआ है। तो उसका व्यास निकालना है, व्यास क्या होगा, व्यास, ठीक है। इसको बोलते हैं आर त्रिज्या और इसको बोलते हैं व्यास, ठीक है, यानी डी, ठीक है। इसको अगर तुम हिंदी में लिखो तो त्रिज्या, ठीक है, रेडियस, इंग्लिश में रेडियस। कैसे लगाएंगे, तो तुमको जैसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे लिख दो और आंसर बैठाओ। आंसर कितना है नहीं पता नहीं चेक कर लिया। आर निकालियो ना, आर निकाल के फिर डी निकाल लियो। इस सूत्र में पहले देखो आर निकालेंगे फिर डी निकालेंगे। इस सूत्र में क्या करेंगे, पहले हम लोग आर निकालेंगे फिर डी निकालेंगे, सिंपल सा अप्रोच है। पहले आर निकालो फिर डी निकालो, आर निकालो डी निकालो, 2 पाई आर वाला सूत्र लगा के, क्योंकि परिधि का क्या होता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है, वो ट्रिक अगर समझ गए तो समझ गए और नहीं बनेगा तो लगेगा कुटाई, क्योंकि ट्रिक समझाए हुए हैं, समझाया हुआ है ट्रिक। बताओ याद करो, इसको किसको याद नहीं है, बताओ बताओ। इतने बुढ़वा जगह इतने सवाल बने तब कना कर हैं, इतने सवाल बतौने जी तब कना बन मित्र जी। अभी सूत्र ना बनले तो लगत अहाँ के धुलाए, यहीं से शुरू कल जाए। हाँ, जैसे चॉप के नहीं निकालल जाए, कोई दिन अति 26 जनवरी के सबटा पैसा चौपे में उड़ा दे कि मम्मी के सब बांट ले लिया। केते लाख आयल छला, केते हजार आयल छला, 130 रुपया बस 100 रुपया हम ही देने छलहुँ, सब बांट ले लिया वो मैं तो अहाँ के देने छला सब। चलो ओके बनाओ। देखो क्या सूत्र लगा रहा था, तो कैसे आप बैठल छे हैं, एक लाइन नहीं लिखने छे, बैठल लीजिए बुढ़िया जगह। इतने अकल नहीं काम करे, परिधि का सूत्र लगेबे करना। देखो कथी के लिए गलती वक्त सबटा गलत। देखो हम पहले ही बताए थे, सुनो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, अगर पूरा वृत्त होगा तो वृत्त का परिधि कितना होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। लेकिन जब उसको हम काट के ऐसे बना देते हैं, तो उस दिन भी तुमको हम बोले थे ये जमीन थोड़ा फर्क हो गया, तो परिधि मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारा यहाँ मकान है, अगर हमको बाउंड्री तार से घेरना है तो क्या करेंगे, यहाँ भी हमको तार से घेरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो अर्धवृत्ताकार जब भी कोई फोटो रहे या कोई जमीन रहे या कोई क्षेत्र रहे, तो उसका परिमाप का सूत्र क्या होता है, देखो परिमाप इज इक्वल टू, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर का आधा होगा, क्योंकि पूरा वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, तो यहां तक तो हो गया 2 पाई आर, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, एक 2 आर जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये या डी का मान जुड़ जाएगा, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ेंगे क्या है, कि हमको यहां भी तो तार घेरना पड़ेगा ना। रुको समाधि, यहाँ पे तार घेरेंगे ना, उस दिन में समझाए थे। इसका परिमाप का सूत्र क्या लिखेंगे, 2 पाई आर बट्टा 2, क्योंकि आधा वृत्त का हो गया यहाँ तक का, इतना दूर तार घेर लिया, ऐसे नहीं रखेंगे, इसको ऐसे भी घेरेंगे, इसके लिए 2 आर लिख देंगे। यानी तुमको सूत्र क्या आएगा, पाई आर, ठीक है, इसको 2 कट गया और बट्टा में 2 आर, ये भी बताए थे। सबका मान बैठाओ, आंसर निकालो। आंसर मान क्या बैठा, यहाँ पे दिया हुआ है 36,
क्या दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। तो तुम क्या करोगे यहाँ से, गौर से देखो तो आर कॉमन ले लिए तो कितना हुआ, पाई प्लस 2 का मान 36। ऐसे लिखोगे तो कितना लिखोगे, आर बराबर कितना, 36 बट्टा पाई प्लस 2। हाँ ये तो कौन करेगा? 800 कहाँ जी, तो कहाँ पहुँच। Wala kung may bagay, bakit hindi na ko lang? पता नहीं, देखो इसको जब हल करेंगे तो मेरे पास आर का वैल्यू आएगा, और जब इसको 2 से गुना कर देंगे तो 2r आ जाएगा, क्योंकि व्यास पूछ रहा है ना, तो 2 गुने आर को का व्यास आता है, 2 गुने आर व्यास आता है। चलो इसको जोड़ घटाव करना, एक दो क्वेश्चन और बताएंगे फिर खत्म करेंगे मामला। तो ये 2 नंबर खत्म हो जाएगा यहाँ पे। इसका जोड़ घटाव करो तो हम दूसरा क्वेश्चन उतारते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक गोला जिसका त्रिज्या 7 सेमी है का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन, चलो जिसका आ गया लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नहीं मिटाएंगे तो क्वेश्चन बता देते हैं, बाद में अपना लिखना। देखो एक गोला जिसका कितना है, त्रिज्या 7 सेमी है, तो काफी निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए, एक गोला जिसका त्रिज्या कितना है, 7 सेमी है, तो आयतन निकालें। हला नहीं करो, एक गोला है, एक गोला त्रिज्या कितना है, 7 सेमी है, इसका आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आयतन। अभी सूत्र पूछेंगे नहीं तो देंगे धूमियार को। आयतन, एक गोला जिसका त्रिज्या कितना है, 7 सेमी है, तो इसका आयतन निकाल लें। क्या करना है, आयतन निकालना है। चलो तुम बताओ आयतन का सूत्र, गोले का आयतन। आयतन में तो पहले पाया स्क्वायर होता ही नहीं है, बताओ। 4/3 पाया की। हाँ 4/3 पाया क्यों, इतने दिन से पढ़ जकरो याद हो गए, भूसकोल हाथ ले होता। और हाँ 4/3 पाई आर क्यूब कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और वैसे भी देखो जब भी आयतन होगा तो उसमें देखो 4/3 पाई आर क्यूब, सूत्र नहीं याद रहेगा तो आयतन कैसे निकलेगा। अरे बबुआ अब सबका मान बैठा दो, एक लाइन का आंसर है 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुने 7 गुने 7 हो गया। काट दो, आंसर निकाल दो। गुना कर यहाँ पे इसका सीएम क्यूब जरूर लिख देना, क्योंकि इकाई इसका सीएम क्यूब आता है, क्योंकि 7 सीएम तीनों मिलकर क्यूब हो जाता है। नहीं लिखोगे तो एग्जाम में बेचारा गुस्सा जाएंगे, काट देंगे। यहाँ के अंत में आंसर कितना हो गया, सीएम क्यूब। चलो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 33। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सीएम है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सीएम है। वो हल्का सवाल है, ये भी सवाल बताए थे। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके परिधि 22 सीएम। इसे एकदम आसान, कोई सा आसान क्वेश्चन से वो न करते। अंतिम क्वेश्चन बना लिए के बाद छुट्टी दो। कौन क्वेश्चन, ये कहलिए ना, इस एक गोले का त्रिज्या 7 सीएम है तो आयतन निकालें। बहुत अगले एक लाइन के। हाँ चलो आप क्वेश्चन 2 मिनट बता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सीएम है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सीएम है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सीएम है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सीएम है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सीएम है।
देखो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ की जिसकी परिधि अगर दिया हुआ, यहाँ पे लिख देते, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटू सी नन्ही मुन्नी क्वेश्चन है। एक वृत्त है, की परिधि है, परिधि मतलब परिधि की लंबाई कितनी है, कितनी है, परिधि कितनी है, परिधि इज इक्वल टू 22 cm। ठीक, परिधि अगर 22 cm है तो यहां से सूत्र लगाएंगे, सुनो 2 पाई आर बराबर 22 cm। यहां से जो सूत्र लगाएंगे, यहां से आर का मान आएगा, क्या मान आएगा, आर का। देखो सूत्र में डालो। अब यहां से अब इतना नहीं बताएंगे, अभी बहुत हल्का, कितना बार बता दिए। यहाँ से आर का मान निकलेगा, सबका मान बैठाएंगे 22/7, ये सब कट जाएगा, उससे 7 चल जाएगा, यहाँ से आर का मान आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है किसी एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या होता है बताओ आरती, चतुर्थांश किसको बोलते हैं, चतुर्थ अंश बताए थे उस दिन, शुरू में बतौने दिए। हाँ, 4 गो भाग में से एगो भाग, यानी वृत्त के जगह 4 भाग में बांट दियो, एगो भाग के क्षेत्रफल निकाले के छे। तकर मतलब इनमें कौन सूत्र लगेबे, त्रिज्यखंड के सूत्र लगेबे, कौन के, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। थीटा का मान क्या कितना बैठाएंगे, 90। हो गया, आ गया तुम्हारे पास। और यहाँ आर कहाँ से लेंगे, यहाँ से उठाएंगे आर, समझे बात, यहाँ से आर उठाएंगे, इसमें मान बैठाएंगे, हो गया। ठीक, एक चीज और ट्रिक सिखा देते हैं, यहाँ पर तुमको काटने कुटने का मन नहीं होगा ना, तो यहाँ से आर, इधर देखो सब लोग, आर को यहाँ से रख लेंगे ऐसे, आर इज इक्वल टू 22 और 2/2 गुने पाई, इसका मान यहाँ बैठा देंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ बैठाओगे ना आर का मान, ऊपर नीचे कट जाएगा यहाँ पे, समझे बात। तो तुझसे फायदा होगा, यहाँ पे 2 बार तुमको काटना नहीं पड़ेगा। ये सब तुमको समझ में नहीं आएगा अभी तुम। यहाँ कितना हुआ, आर के मान 11/पाई, 11/पाई जब रख लेंगे, यहाँ पर जब बैठाएंगे तो तुमको काटना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट तुम्हारा मान जब वहां देखिए बनाओ, भाग ले दो इन कहानी। तो आज का सेशन यही खत्म होगा, मैथ का सेशन खत्म, ठीक है, मैथ का सेशन खत्म। तो नेक्स्ट जो है कल हम आओ, क्या पढ़ाएंगे सर, 5 नंबर ग्राफ तो सिखा देंगे बनाना तुम लोगों का। तुम लोगों को सुनो, कल ऑब्जेक्टिव तो बतेबे करेंगे, साथ साथ 5-10 मिनट ग्राफ वाला तुम लोग क्वेश्चन छूट गया है, एक ग्राफ फिर से निकालना बता देंगे। और हाँ सब कल ग्राफ के ऊपर खींचना बता दे, वह बता दे कल ग्राफ पर। चलो ओके, तुम लोग 76 आंसर गस से गद्दारी, होमवर्क दे जैसे चेक कहां कहीं करें, जैसा चेक नहीं तो देने क्या आते अधूरा है, फिर के बनाएंगे।